15 महीनों तक गाजा ने बमबारी देखी, तहस नहस होते मोहल्ले और गलियां देखी। 15 महीनों तक गाजा ने 61,000 लाशें देखी, मौत से लड़ने वाले अस्पताल देखे। 15 महीनों तक गाजा ने जर्रा जर्रा बिखरते हुए देखा, एक एक इमारत टूटते हुए देखी, मलबा देखा और मलबे में दबकर मौत देखी। 15 महीनों बाद सीज फायर हुआ, लेकिन अब क्या अमेरिका गाजा को लेकर नए युद्ध का मैदान तैयार कर रहा है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने 15 महीनों के बाद महायुद्ध की तैयारी कर ली है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल होंगे और दूसरी तरफ साथ लड़ेगा पूरा अरब वर्ल्ड, तुर्की और ईरान। व्हाइट हाउस ने बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गाजा प्लान रिलीज कर दिया है, जो बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा चक्र चल पड़ा है और इसमें से जो निकल कर आया है उसे देखकर सब हैरान हैं। ट्रंप का चक्र जब रुका तो उसने बताया कि गाजा में ना हमास रहेगा, ना इजराइल, ना यहाँ ईरान की चलेगी, ना तुर्की की, ना यहाँ हिजबुल्लाह एक्टिव होगा और ना ही अब जॉर्डन या फिर मिस्र। गाजा पर अब पूरी तरह अमेरिका का कब्जा होगा। Over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings. तबाह हो चुके गाजा, बर्बाद हो चुके गाजा और मदद और इमदाद की बुनियाद पर फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा गाजा। आखिर अब गाजा को टेक ओवर करने वाला ट्रंप का प्लान क्या है? नेतन्याहू से मिलकर ट्रंप ने ऐसा कौन सा फैसला किया है? क्या उसने गाजा चक्र को जब चलाया तो उसका रिजल्ट देखकर पूरा फिलिस्तीन चौंक गया? पूरा आखिर गाजा पर अब पूरी तरह अमेरिका कब्जा क्यों करना चाहता है? ट्रंप के चक्र को चलाने वाली मोटर और उसकी बैटरी का कंट्रोल किसके पास है? تصريحات ترامب هذه شيء مش منطقي. كيف احنا عشنا الحرب سنه واربع شهور وفي الاخر يجي هو يعطي تصريحات وان احنا نطلع منها من ارضنا هذه ارضنا وارض اجدادنا فصعب. डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोगों को हटाकर कहीं और बसाया जाए और अब 360 वर्ग किलोमीटर में फैले गाजा पर पूरी तरह अमेरिका का कब्जा रखा जाए। क्या ये अमेरिका का इजराइल बचाओ और फिर ग्रेटर इजराइल बनाओ वाला प्लान है? ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर रही। रूस से लेकर ईरान और तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक सबने ट्रंप की बात को डिकोड करने की कोशिश की। हालांकि कतर में बैठे हमास के अधिकारियों ने ट्रंप के प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। من قطاع غزة وبخصوص سيطرة أمريكا على قطاع غزة، هذه التصريحات تعكس تخبط وجهلا عميقا بفلسطين وبالمنطقة. غزة بالتأكيد ليست أرضا مشاعا وهي ليست عقارا يباع ويشترى. गाजा के युद्ध में बमबारी से लेकर सीज फायर करने तक अमेरिका की भूमिका बहुत गहरी रही है, क्योंकि गाजा में फटने वाला हर बम मेड इन अमेरिका था और जब सीज फायर हुआ तो उस पर ट्रंप की मोहर लगी हुई थी। यानी गाजा के युद्ध को अमेरिका शुरू से कंट्रोल कर रहा था और अब अमेरिका गाजा की जमीन को कंट्रोल करना चाहता है। ट्रंप का दावा है कि गाजा पर कंट्रोल रखकर वो एक नया पश्चिम एशिया बनाना चाहते हैं। I can tell you, I spoke to other leaders of countries in the Middle East and they love the idea. They say it would really bring stability and what we need is stability. Yes, sir. लेकिन तबाह हो चुके गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप का रुख अरब देशों में तिरछी निगाहों से देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला नंबर 1, ट्रंप ने कहा है क्लीन आउट गाजा, यानी गाजा पूरा साफ कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जॉर्डन और मिस्र के साथ बाकी अरब देश फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपनी जमीन पर बसाएं। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला नंबर 3, इजराइल को 2000 पाउंड यानी 900 किलो वाले बंकर बस्टर बम फिर से सप्लाई करने की मंजूरी दे दी गई है। इस बम की सप्लाई पर पहले बाइडेन सरकार ने रोक लगाई थी ताकि गाजा में इजराइल की बमबारी आम लोगों को टारगेट न बनाए। हमास ने साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा आग में घी नहीं पेट्रोल डालने का है, इसलिए फिलिस्तीन के लोगों को दरबदर करने वाले प्लान को नाकाम कर दिया जाएगा। أن مثل هذه التصريحات تصب النار على الزيت. شعبنا الفلسطيني وأقوى الحية وفصائل المقاومة مسنودا بأمته العربية والإسلامية سيفشل كل المخططات الهادفة إلى ترحيل الشعب الفلسطيني وإخراجه من أرضه. डर ये है कि हमास और इजराइल के बीच बंधकों को लेकर आगे की डील फंस सकती है। अब तक रिहा हुए इजरायली और फिलिस्तीनी बंधकों को लेकर जो जोश दोनों तरफ देखा गया, वो युद्ध विराम वाला जोश एक झटके में बिखर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि हमास का नामो निशान नहीं बचेगा। We'd like to get all of the hostages, and if we don't, it will just make us somewhat more violent. डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान का अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया है।
डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, गाजा में अमेरिका का हमला हजारों अमेरिकी सैनिकों के लिए कत्ले आम होगा और पश्चिम एशिया में दशकों तक चलने वाले नए युद्ध की शुरुआत होगी। ये एक बीमार विचार है। 8人制8是加沙战后治理的基本原则，我们反对针对加沙民众的强制迁移，希望有关各方以加沙停火和战后治理为契机。 अगर गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी चलती है और ट्रंप के आदेश पर अमेरिका के सैनिक गाजा में उतरते हैं तो वहां हमास और अमेरिका का युद्ध शुरू होगा, इसकी पूरी गारंटी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या गाजा में फिर फटेंगे बंकर बस्टर? क्या गाजा पर फिर बमबारी शुरू होने वाली है? क्या गाजा में फिर मचेगा दिल दहला देने वाला कोहराम? क्या गाजा में फिर शुरू होगा युद्ध वाला हाहाकार? The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. ट्रंप चाहते हैं कि गाजा में फिलिस्तीनियों की पूरी आबादी यानी करीब 20 लाख लोगों को गाजा से हटाकर अरब देशों में भेज दिया जाए, या कहें कि गाजा को पूरी तरह साफ कर दिया जाए। ट्रंप ने इस प्लान को लागू करने के लिए मिस्र और जॉर्डन से मदद मांगी है, या कहें कि उन्हें ऑर्डर जारी किया है। मिस्र और जॉर्डन पहले से ही अमेरिका के पक्के दोस्त हैं और इजराइल से भी दोनों देशों के राजनयिक संबंध हैं। गाजा युद्ध को लेकर भी वो इजराइल के खिलाफ आक्रामक नहीं रहे हैं। If it does receive the backing of the Saudis and let's say the UAE, possibly even Qatar, it's difficult to see where this opposition would come from in a way that would actually prevent the United States from moving forward. ट्रंप ने कहा कि गाजा में सब कुछ तबाह हो गया है, इसलिए वहां के लोगों के लिए अरब देशों में एक अलग जगह पर घर बनाने की जरूरत है जहां वो सुकून से रह सकें। مش صح واحنا قاعدين في هدومنا وفاضينا ومش هنتحرك من هنا ولا على مصر ولا غير مصر، وين قاعدين؟ اللي صار فينا مش حيصير اكثر من هيك فينا। गाजा और फिलिस्तीनी वाली नीति पर डोनाल्ड ट्रंप के नए ऑर्डर को अमेरिका का बहुत बड़ा यूटर्न कहा जा रहा है। ऐसा यूटर्न जो पश्चिम एशिया में कभी खत्म न होने वाले युद्ध की शुरुआत कर सकता है। फिलिस्तीन को लेकर अमेरिका की नीति 2 स्टेट सॉल्यूशंस की रही है, यानी इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन देश भी हो। भारत का भी यही रुख है, इसलिए अब ट्रंप का गाजा प्लान अमेरिका की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव साबित कर रहा है। I love Israel. I will visit there, and I'll visit Gaza, and I'll visit Saudi Arabia, and I'll visit other places all over the Middle East. The Middle East is an incredible place, so vibrant, it's just one of the really beautiful places and with great people. इजराइल का नाम अभी तक तो हम फलस्तीन के साथ जो उसकी लड़ाई चल रही है या फिर लेबनान के साथ चल रही है या जो ईरान के साथ प्लानिंग हो रही है उन सब को लेकर ही जानते थे या फिर पेगासस के लिए जानते थे। लेकिन एकदम ये चौंकाने वाली बात है, कल आई एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट कैसी है, क्या है, कितना उस पर भरोसा किया जा सकता है, ये सब राजू भाई से हम पूछेंगे। लेकिन वो रिपोर्ट ये कहती है कि हिंडनबर्ग वाला जब खुलासा हुआ था अडानी के खिलाफ, जब लगातार अडानी के शेयर डाउन होने लगे थे और अडानी के फंसने के चांसेस बन रहे थे, उस समय इजराइल के मोसाद ने, यहां किसी स्पाईवेयर की सिर्फ बात नहीं है, गौर कीजिएगा कि सीधा इजराइल की गवर्नमेंट और मोसाद का मामला आया। मोसाद यानी इजराइल की बदनाम स्पाई एजेंसी, वो राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का मोबाइल और बाकी सारा जो कुछ है वो हैक कर रहे थे। ये पता लगाने के लिए, क्या पता लगाने के लिए, वो आप समझ सकते हो, क्योंकि यही वो लोग थे जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा बोल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इजराइल के साथ अडानी का क्या रिश्ता हो सकता है, इस बात को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हाइफा पोर्ट को लेकर कितनी बड़ी एक संधि हुई है अडानी और इजराइल के बीच में। और ये तब हुई थी जब पूरे दिल्ली में और पूरे देश में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे और भारत G20 समिट अपने यहां करा रहा था। दिल्ली वालों ने तो जी भर के G20 के समिट देखे होंगे। उस समय अडानी और इजराइल के बीच हाइफा पोर्ट को लेकर, मुंद्रा पोर्ट को लेकर एक समझौता हुआ था। एक केस ये, और इसके तुरंत बाद जब हिंडनबर्ग आता है तो इजराइल और मोसाद जो हैं वो राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का मोबाइल हैक करते हैं, उनका सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम हैक करते हैं। ये अब एक रिपोर्ट कह रही है। मेरे सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये रिपोर्ट सही है और अभी तक इसका खंडन नहीं आया है,
अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये बताया जाना चाहिए कि क्या इजराइल और मोसाद कल को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी या हमारी सेना के जनरल्स के भी मोबाइल हैक कर सकते हैं। पेगासस भी इजराइल का था और पेगासस के मामले का अभी कोई सलूशन निकला नहीं है। अमेरिका में पेगासस को लेकर मामला बहुत आगे तक गया है और उस पर जुर्माना, सजा वगैरह की बात सामने आई है। तो ये एक चिंताजनक विषय है और ये चिंताजनक विषय तब और बन जाता है जब हमें पता चलता है कि मुंद्रा पोर्ट पर जो अडानी के पास ही है, उस पर जो ड्रग्स पकड़े गए थे उसका संबंध लश्कर तैयबा से था और लश्कर तैयबा का ही वो टीआरएफ है जिस टीआरएफ ने पहलगाम में सारा कुछ किया है। और ये बात तो किसी एजेंसी ने नहीं कही, ये बात तो किसी अखबार ने नहीं कही, ये बात तो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है, उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है। हमारी पीठ के पीछे क्या क्या चल रहा है हमें नहीं पता। राजू भाई, मैं कोई सवाल नहीं पूछता हूं, इस पर आपकी एक लंबी टिप्पणी चाहिए। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं और हम लगातार कह रहे हैं कि इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है और फिलिस्तीन हिंदुस्तान का भाई है और ये बरसों से है हमारा रिश्ता दोनों से। और इजराइल हमारे अंदरूनी मामले में आज तक कोई दखलंदाजी नहीं कर पाया था, जबकि आरएसएस की एक रणनीति हमेशा रही है कि वो हिटलर का पैटर्न पूरा अपने संगठन में उन्होंने लाया। ये पैराडॉक्स भी है अपने आप में। और जो एंटीसेमिटिज्म का पुरस्कार करते थे वो हिटलर, जो बर्बर आदमी थे, जो हैवान थे यहूदियों के लिए, उनकी रिप्लिका उन्होंने आरएसएस में बनाई। और दूसरी तरफ वो अपने आका बनाया उन्होंने इजराइल के नेतन्याहू को। तो अब ये दिक्कत है कि इजराइल, अगर देखिए ये रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट का खंडन करते हुए नाथन एंडरसन यानी नाथन हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि ये रिपोर्ट मुझे बिना पूछे की गई है और ऐसा वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है, लेकिन उस खुलासे को हम पूरी तरह से, मैं तो थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि क्या है कि उनको भी मोसाद इतनी पावरफुल एजेंसी है दुनिया की कि उनको ये लिखने के लिए बाध्य करने में कितना टाइम लगेगा, उनको भी ये बात भी एक पहलू इसका ये भी है। तो बात ये है कि इजराइल अगर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन और हमारी अंदरूनी राजनीति में दखलंदाजी कर रहा है, और वो पहले भी आया कि हमारी इलेक्शन के हैकिंग की जो प्रक्रिया का एक बार वीडियो आए थे वो भी इजराइल से आए थे, तो अगर ये हो रहा है तो आप समझिए कि हमारे यानी देश के अंदरूनी मैटर के साथ अगर खिलवाड़ किसी विदेशी शक्ति को करती है तो वो एक्ट ऑफ वॉर है। तो इजराइल हमें दोस्त, भारत को दोस्त नहीं बनाना चाहता है, इजराइल अडानी और मोदी को दोस्त बनाना चाहता है और उनको पपेट बनाकर पूरे एशिया में हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश अपने इंपेरियलिस्टिक थॉट के और अपने इंपेरियलिस्टिक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। और ये बड़ी गंभीर स्थिति है और हम करीब, इसका मतलब हम अगर इसको सही माने तो हम गुलाम बन चुके हैं। हम जैसे ब्रिटिशों के गुलाम थे वैसे हम इजराइल के गुलाम बन चुके हैं और मोदी और अडानी ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, उसके दूसरे दिन नेतन्याहू के साथ अडानी की, गौतम अडानी की तस्वीर हाइफा पोर्ट के मामले में इजराइल में हमें दिखी थी। उसके बाद आपको याद, और एक मैं बात याद दिला दूं, यहाँ के एम्बेसडर थे इजराइल के, वो हाइफा पोर्ट के चेयरमैन बन गया, सीईओ अडानी की कंपनी के। अडानी की कंपनी के अब मुलाजिम है वो और वहां से लिखते हैं। तो ये सारा जो गठबंधन है, और उसमें एक और है कि मुंद्रा पोर्ट और बाकी सारे पोर्ट अडानी को दिए गए। उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि गुजरात से ड्रग का बहुत बड़े पैमाने पर इन्फ्लक्स चालू है और वो ड्रग हमारे युवाओं तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब लिक्विडिटी का दुनिया के ड्रग से बहुत ज्यादा संबंध है, क्योंकि ड्रग्स में जो लिक्विडिटी है वैसे किसी अन्य पदार्थ में नहीं है, लेकिन ड्रग्स पूरे राष्ट्र को खोखला कर सकता है। हमारा पड़ोसी चीन है, वो अफीम से बाहर निकलकर एक महान क्रांति, टेक्नोलॉजी क्रांति ले आया और हम ड्रग में धंसते जा रहे हैं। और इसका एक केंद्र गुजरात है ही है और इसकी तार सीधी लश्कर तोयबा से जुड़ती है। और आप एक और बात, इसका पहलू मैं आपको बताता हूं, इनका यानी ढवाल साहब के बेटे और अडानी और मोदी साहब का भी, यानी जब गए थे वहां पर, सारे जो